गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग कॉपीराइट। ऑब्जेक्टिव अपना होगा कि हम लोग आईपीआर को समझ लें, उसके सारे चेहरे को देख लें और उसके बाद पढ़ेंगे कॉपीराइट के इशूज़। उसके बाद हम लोग एग्जामिन करेंगे कहाँ कहाँ पे इम्प्लीकेशंस हैं। अगला है लर्निंग आउटकम, क्या निकलने वाला है कि हम लोग आईपीआर के बारे में जान लेंगे। स्ट्रक्चर होगा आईपीआर, उसका इंट्रोडक्शन परिचय हम कराएंगे। कैटेगरीज आईपीआर इन इंडिया, इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, कॉपीराइट क्या होता है, टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, कॉपी लेफ्ट क्या होता है, कॉपीराइट कॉपी लेफ्ट, तो डेरिवेटिव वर्क्स, असाइनमेंट्स क्या क्या, कहाँ कहाँ एग्जेप्शंस हैं, अर्फन वर्क्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंडिया के कॉपीराइट एक्ट के बारे में, टर्म ऑफ कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें करेंगे। सबसे पहला आता है टर्म आईपीआर। इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, जेआरएफ का पेपर उठा के देख लेना, इतनी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें। जेआरएफ का तो फेवरेट टॉपिक है ये, प्लस केवीएस एनबीएस के पेपर में भी कई बार पूछा जाता है, और प्लस बहुत ज़्यादा जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे ही जाते हैं। तो आईपीआर का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अब इसमें इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है, पढ़े लिखे लोग जितने होते हैं, समझदार बुद्धिजीवी होते हैं, जो लिखते पढ़ते हैं, वही दिमाग में आता ना इमेज, सेम वही है प्रॉपर्टी। अब पढ़े लिखे लोगों की प्रॉपर्टी क्या होती है, बैंक बैलेंस तो होता ही उनके पास, लेकिन और भी प्रॉपर्टी होती है। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो बेचारे कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, और रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, और थीसिस लिखते हैं, ये सारी चीज़ें, तो वो उनकी प्रॉपर्टी होती, उसका उनको राइट दिया जाता है। ठीक है, कोई इन्वेंशन वगैरह उन्होंने किया, तो ये आईपीआर के अंदर आता है। एक कॉपीराइट भी होता है और ये आईपीआर भी होता है, तो दोनों में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग जाने हैं। तो आईपीआर रिलेटेड इशूज़ हैव बीन ग्रोइंग इम्पोर्टेंस स्पेशली इन द कमिंग। अब जैसे अभी ये कोरोना के बाद ना सब कुछ डिजिटलाइज हुआ, हर चीज़ को डिजिटल बनाया जा रहा है, तो इसमें आईपीआर से रिलेटेड इशूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और उसके बाद ये ट्रिप्स आया है, तो ट्रिप्स ही इस सब चीज़ों को देख रेख करता है। वीपो के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ये सारी चीज़ें जानेंगे, डोंट वरी। तो ये ट्रिप्स और वीपो के आने के बाद ये सब मामले बहुत ज़्यादा संज्ञान में लिए गए हैं। एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया, एडवांस इन डिजिटल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज हैव बीन मेजर फैक्टर्स दैट नेसेसरी। तो मैंने बताया कि किस तरह से जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, हर चीज़ डिजिटलाइज हो रहा है, तो कट कॉपी पेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए ये आईपीआर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आईपीआर रिलेटेड इशूज़ एमंग द लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल्स, LISP इन्होंने दिया, एज्यूम्स ग्रेट इम्पोर्टेंस। तो आप लाइब्रेरी में काम ही करने वाले हो, तो डिजिटल वगैरह सब कुछ करोगे, तो फिर पता चले आईपीआर के बारे में जानो ही ना, तो फिर आप तो डूबोगे ही सनम, और उसको भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी ले डूबोगे, तो इसीलिए जानना जरूरी है। द प्रिंसिपल फैसेट ऑफ आईपीआर, देयर इम्पैक्ट एंड इम्प्लीकेशंस फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन वर्क, तो ये बताया। अभी देखो यहाँ पे जो टर्म प्रॉपर्टी है ना, इसका क्या होता है, जनरली ब्रिंग्स टू माइंड टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक तो मूवेबल, जिसको इधर उधर घुमाया जा सकता है, प्रॉपर्टी सच एज लैंड और बिल्डिंग, एंड इमूवेबल, जिसको हम इधर उधर घुमा नहीं सकते, उसको बोलते हैं इमूवेबल। तो लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग हो गए। और दूसरा होता है मूवेबल, तो मूवेबल प्रॉपर्टी में ज्वेलरी, शेयर्स, स्टॉक्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी कंसीडर्ड द थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये तीसरी कैटेगरी का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इंक्रीजिंग बीइंग रिकग्नाइज्ड एज अ प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी ऑफ द नेशंस। तो ये इंटेलेक्चुअल देखो, अभी चाइना वालों ना, जब मैं रिसर्च पेपर सर्च करता हूँ यार, हर जगह चाइना 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 भरा पड़ा रहता है। जिसके पास जितने रिसर्च पेपर, जितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है ना, वो भी जब मैं सर्च करता रहता हूँ, क्या उसको बोलते हैं, पेटेंट्स वगैरह, तब पता चलता है वही भरा पड़ा है। तो जिसके पास ये वेल्थ, जिसके पास सबसे ज़्यादा ना इंटेलिजेंस वाला, वही डेवलप्ड नेशन होगा। इंडिया में भी कर रहे हैं, बट बहुत कम। द बेसिक फीचर्स दैट अप्लाई टू अदर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, दैट द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ फ्री टू यूज़ इट एज ही और सी विशेस। देखो, जो ऑनर है, किसी की प्रॉपर्टी है, वो अगर चाहता है कि लोग फ्री में यूज़ करें तो फ्री में यूज़ करें, अथवा प्रोवाइडेड
द यूज इज़ नॉट अगेंस्ट द लॉ एंड टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम सो यूजिंग दैट ओन्ड प्रॉपर्टी है जस्ट एज वेल टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो मतलब कोई भी व्यक्ति किसी ने कुछ भी बनाया, तो अब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इस वीडियो को अपना प्राइवेट अपलोड कर दूँ वीडियो, तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपको दिखाना ही है। पब्लिक मैंने कर दिया, तब इस वीडियो को पता चले पूरा ही किसी ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, तो फिर मैं कॉपीराइट क्लेम कर सकता हूँ और उस चैनल पे स्ट्राइक करके उस चैनल बंद करवा सकता हूँ। तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन मेरे वीडियोज़ का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर है ना। मस्त एग्जाम्पल। व्हाट एग्जैक्टली इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? द टर्म इज रिजर्व फॉर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी दैट रिजल्ट फ्रॉम क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन माइंड द इंटेलेक्चुअल। तो ये जो टर्म है, ठीक है, एक तरह का प्रॉपर्टी का प्रकार है जो ह्यूमन माइंड मतलब मानव का मन में जो विचार आते हैं ना, उसके क्रिएशन से निकल करके जो इंटेलेक्ट जो निकल कर आता है, आउटकम जो निकल करके आता है। मान लो कोई आइडिया आपका है, कोई आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो वो आपके मन में विचार ही तो आया है, तो वो जो होगा वो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी। इट कैन बी डिवाइड इनटू कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट ऑन द वन हैंड एंड इंडस्ट्री प्रॉपर्टी ऑन द अदर। तो ये दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो कॉपीराइट के रूप में और दूसरा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो होते हैं उसमें। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखो, अब देखो, अगर आप पूरा मन से और ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको डिवीज़न भी नहीं पता चलेगा कि यार आईपीआर क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आपने डीप पढ़ा है तो आपको पता चलेगा। तो आईपीआर जो होता है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है ना, उसी का अगर दो भाग किया जाए तो एक होता है कॉपीराइट और दूसरा होता है इंडस्ट्री प्रॉपर्टी। इंडस्ट्री प्रॉपर्टी, तो इंडस्ट्री प्रॉपर्टी में कौन कौन से आते हैं? पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? जैसे किसी ने कोई नया इन्वेंशन किया, कोई एक नया खोज किया, ठीक है, तो उसको पेटेंट करा लेता है कि अगर वो पेटेंट करवा लिया था मतलब एक रजिस्ट्रेशन कर लेता है कि ये चीज़ मैंने बनाया, रेडियो मैंने बनाया, फार्मूला मैंने बनाया, ठीक है, रेडियो, टेलीविज़न मैंने बनाया, मोबाइल मैंने बनाया, तो उसके नाम से पेटेंट हो जाता है। दूसरा होता है ट्रेडमार्क। मान लो उन्होंने कोई ये हल्दीराम वालों ने एक भुजिया बनाई, तो उन्होंने वो ट्रेडमार्क ले लेते हैं कि ये भुजिया हम ही बना सकते हैं फिर, ठीक है, और ये वो एक सिंबल हो जाता है कि ये हमारा सिंबल होगा। जैसे पेटीएम का एक सिंबल होता है पेटीएम, तो पेपाल वालों ने उन पे केस ठोक दिया कि पेपाल वाला भी नीला है और पेटीएम वाला भी नीला है, तो नीला कैसे ले लिया इन्होंने। फिर उसके बाद जो डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है, जैसे लोगो हो गया या कोई और डिज़ाइन हो गया, उसका ये सब चीज़ें आती हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर। राइट्स ऑफ ऑनरशिप आर ग्रांटेड बाय द स्टेट। तो ये ऑनरशिप का जो राइट्स होता है ना, ये स्टेट मतलब ये उत्तर प्रदेश वाले स्टेट नहीं, दरअसल पूरे देश को भी ना स्टेट बोला जाता है। ये जो पॉलिटिकल साइंस की जो भाषा है ना, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ऐसे लोगों के लिए जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं। तो कंट्री को भी स्टेट बोला जाता है। तो ठीक है, जैसे राम राज्य की बात की गई, तो राम राज्य मतलब ये नहीं कि सिर्फ अयोध्या की बात, मतलब राम राज्य तो पूरे भारत का या पूरे दुनिया का भी राम राज्य हो सकता है। तो स्टेट मतलब कई बार सरकार को भी स्टेट बोला जाता है, ठीक है। हाउएवर अनलाइक द कन्वेंशनल टाइप जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, उसके अलावा द राइट्स ऑफ द ऑनर आर लिमिटेड टू स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम। तो ये जो पहले क्या होता था कि अगर किसी का कुछ उसने बना दिया तो जीवन भर के लिए होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये पेटेंट राइट्स वगैरह शायद 20 साल के लिए होता है या कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। एंड द टाइम अभी आगे हम लोग कुछ और भी पढ़ने वाले हैं कि ये जो है ना, कंपलसरी राइट्स भी दी जा सकती हैं। ऐसा नहीं किसी ने पेटेंट ले लिया तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा हो सकता है। द टाइम फीचर्स डिस्टिंग्विशेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंशिएशन। देखो, टाइम फीचर ये एक निश्चित समय के लिए होता है, ऐसा नहीं कि किसी ने, जैसे अभी ये हम लोगों को सस्ती दवाएं मिलता है ना, जो जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं। जेनरिक मेडिसिन ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसका पेटेंट टाइम ख़त्म हो चुका होता है उसको, ठीक है। तो ये टाइम फीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम फीचर्स डिस्टिंग्विश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंशिएट इट
फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये जो टाइम पीरियड, ऐसा मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, ज़मीन खरीद ली, तो ऐसा तो होता नहीं है कि वो 10 साल बाद किसी फिर वो ज़मीन जिसका था वो चला जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। लीज़ पे अगर कुछ आपने लिया तो वो ले सकता है। तो ऐसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। तो अलग प्रॉपर्टी, कार आपने खरीद ली तो कार आपकी हो गई, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही समय के लिए आपको मिलती है, ठीक है, फिर बाकी समय फिर वो लोग यूज़ कर सकते हैं। दिस टाइम फीचर इज़ मेनली बिकॉज ऑफ बैलेंस हैज़ टू मेंटेन बिटवीन टू कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सपेक्टिव। तो ये बैलेंस बनाने के लिए किया गया। दो कौन से कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सपेक्टिव हैं? सबसे पहले, इंडिविजुअल्स राइट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ हिज और हर इंटेलेक्चुअल एंडेवर। सबसे पहली चीज़ कि उसने इतना मेहनत किया, बनाया है, तो उसे उसका फल मिलना चाहिए, ठीक है, इसलिए पहली चीज़। दूसरी चीज़, द नीड फॉर द सोसाइटी टू बेटर इट सेल्फ। यार सोसाइटी का भी तो नीड होना चाहिए ना, विद द आउटपुट ऑफ इंटेलेक्चुअल, कि कोई महान व्यक्ति हुआ, उसने कुछ खोज किया है, तो हमें भी तो फ़ायदा मिलना चाहिए ना। कि लाइक देखो, रेडियो का आविष्कार जो हुआ, या पौधों में जान होती है, फिर उसके बाद ऐसे कई आविष्कार, जैसे किसी ने कैंसर की दवा खोजी, पोलियो की दवा खोजी, अब ये कोरोना की दवा खोजी, उन्होंने पेटेंट करा लिया। लेकिन यार ऐसे अगर वो बहुत महंगे दामों में बेचेंगे तो फिर गरीब आदमी को तो मिल ही नहीं पाएगा, सोसाइटी को मिल ही नहीं पाएगा। तो उन्हें 8-10 साल के लिए मौज करा दिया जाता है कि 8-10 साल के लिए आप मौज करो, पैसे देंगे, उसके बाद सबके लिए फ्री में हो जाता है कि कोई भी उस फार्मूला का यूज़ करके दवा बनाया जा सकता है। तो ये जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सपेक्टिव है ना, उसके लिए किया जाता है। यार कोई भी चीज़ होता है ना, एकदम अच्छे से पढ़ो तो आपको मज़ा भी आएगा। उथला उथला नॉलेज होता है ना तो मज़ा नहीं आता। तो ये दो चीज़ होती है, दो इम्पोर्टेंट होती। तो ये पूछा भी जा सकता है कि कौन कौन सी दो कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सपेक्टिव हैं। ये इंटरव्यूज़ वगैरह में भी पूछा जा सकता है, तो आप बता ले जाओगे। पहली चीज़ कि जो जिसने इन्वेंट किया है उसको भी उसका फल मिलना चाहिए, और दूसरी चीज़ कम समय के लिए इसलिए दिया जाता है क्योंकि पूरी सोसाइटी का भी लाभ हो। दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ कॉपीराइट लॉ। दीज आर, सबसे पहले फेयरनेस। कुछ कॉपीराइट लॉ में कुछ बताई गई हैं चीज़ें। सबसे पहले फेयरनेस मतलब होता है क्रिएटर्स ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑफ लिटरेचर आर्ट हैव टू बी रिवार्डेड फॉर देयर एफर्ट। देखो पहली चीज़, जो क्रिएटर है ना, किसने बनाया है ना, एफर्ट किया है, उसको तो रिवार्ड दिया जाना चाहिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वेलफेयर के लिए लॉ शुड बी सच एज टू मैक्सिमाइज टोटल ह्यूमन वेलफेयर। इंटेलेक्चुअल क्रिएशन व्हिच आर पब्लिक गुड्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर नॉन रिवेलरस in that it can be enjoyed by many and not to be restricted to none, excluded in that once enjoyed other cannot be prevented from enjoying। देखो किसी ने कैंसर की दवा खोजी, अब उनके पास इतनी बुद्धि थी कि उन्होंने कैंसर की दवा खोज ली। अब एक गरीब आदमी है, वो तो कैंसर की दवा नहीं खोज सकता ना, क्योंकि उसने स्टडी ही अफोर्ड नहीं कर पाया। तो फिर अब इस वजह से कि वो कैंसर की दवा नहीं खोज सकता, नहीं बना सकता, उसके पास ना तो इतने पास टाइम था, ना इतना रिसोर्सेज था, तो जिसने खोजा उसका लाभ मिलना चाहिए ना। तो ये वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगला है पर्सनहुड। इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट्स आर द और एक्सटेंशन ऑफ पर्सनालिटीज ऑफ क्रिएटर एंड हेंस द क्रिएटर्स मस्ट हैव पावर टू कंट्रोल द यूज़ और मॉडिफिकेशंस टू द प्रोडक्ट्स। तो अब देखो पर्सनहुड, कोई भी विचार आता है ना, कोई नया आइडिया होता है, तो सिर्फ एक व्यक्ति के मन में आता है, फिर वो अन्य सारे लोगों तक पहुंचता है। तो ये पर्सन, उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो उसको बढ़वा सके, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह कर सके, ये सब चीज़ें होना चाहिए उसके पास, तभी तो लोग रिसर्च करेंगे। बहुत मेहनत लगता है एक चीज़ खोजने में। अगला जो कल्चर है, कल्चर टू प्रमोट द फ्लरिशिंग द कल्चर बाय क्रिएटिंग ए कंडक्टिव एटमॉस्फेयर। देखो अगर हम लोग ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह नहीं देंगे तो लोग उस तरह से मोटिवेट भी नहीं होंगे कि किस तरीके से लोग आएँ और एक उनके काम को पसंद किया जाए और सुरक्षित रखा जाए, उन्होंने जो मेहनत किया उसका आउटपुट भी उन्हें मिले। तो ये आईपीआर के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कैटेगरीज मैंने पहले भी बता दिया था, एक बार और बता देता हूँ। कैटेगरीज ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सबसे पहले ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक तो मार्क्स आते हैं और दूसरा लोगोज आते हैं और नाम। जैसे पेटीएम का मैंने बताया, तो पेटीएम है, उसका नीला वो रंग था, पेटीएम लिखा हुआ था, और प्लस लोगो हो गया, ठीक है। और उसके बाद इंडस्ट्री डिज़ाइन में जैसे कि
न्यू शेप की बॉटल आ गई, ठीक है। एक नए, जैसे एप्पल जो फ़ोन लॉन्च करता है उसमें कटा हुआ एप्पल पीछे छाप देता है, इस तरह से डिज़ाइन हो गया। अगला पेटेंट क्या होता है, कोई नया इन्वेंशन किया गया, एक नई चीज़ बनाई गई। जैसे एडिसन ने क्या था, एक बल्ब बना दिया, तो एक बहुत बड़ी चीज़ हुई ना, नई इन्वेंशन हुई, तो उसका पेटेंट राइट तो एडिसन के पास होना चाहिए। कितना मेहनत किया था उन्होंने, एडिसन ने। ऐसे कॉपीराइट एंड कॉपीराइट रिलेटेड राइट्स, ठीक है। तो ये जैसे कोई लिटरेचर हो गया, जैसे कई ऐसे कवि हैं, जैसे सूर्यकांत निराला ने अपनी एक कविता लिखी, तो उनकी कविता अगर कोई और चुरा के बोला मेरी कविता है, तो फिर उनकी मेहनत तो सारी चली गई ना, कितना मेहनत से उन्होंने लिखा, श्रेय उनको मिलना चाहिए। तो लिटरेरी हो गया। और आर्टिस्टिक कोई पेंटिंग्स आजकल कर बहुत ज़्यादा, जैसे मोनालिसा पेंटिंग हो गई, वो दुनिया में अनोखी है। अब किसी ने वैसे पेंटिंग बना करके बोल दिया कि ये है, तो फिर कॉपीराइट वायलेशन हो जाएगा। साइंटिफिक वर्क्स कुछ हो गया, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी, साइंटिफिक वर्क्स वगैरह। अगला बुक्स हो गया, कोई परफॉर्मेंस हो गया स्पेसिफिक, कोई ब्रॉडकास्ट हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। कई लोग क्या होता है, ओशो की जो किताब होती है उस किताब को चुरा करके अब ओशो तो इस समय है नहीं, और उनकी बातों को इधर उधर पेश करते हैं और फिर बोलते हैं ये मैंने अनुभव से प्राप्त किया। तो ऐसा भी होता है कई बार। बुद्ध की बातें, ओशो की बातें, कृष्ण की बातें, गीता, कई लोगों ने तो गीता को ही बोला कि नहीं नहीं ये हमने सपना में देखा और फिर मैंने लिखा। तो इस तरह का। अब देखो जीआई टैग्स होते हैं, अभी उड़ीसा और वेस्ट बंगाल लड़ाई कर रहे हैं, ये रसगुल्ला किसका होगा। तो दरअसल रसगुल्ला क्या होता है कि एक जियोग्राफी को सेट किया जाता है, और उस जियोग्राफी में जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है उसको उस जियोग्राफी से, उस जगह से रिलेट कर दिया जाता है। जैसे अगर मैं चूड़ी की बात करूं तो कासगंज का शायद फेमस है, सहारनपुर या कासगंज, देख लेना आप। इत्र जो है वो कन्नौज, और उसके बाद ये आगरा का पेठा। ऐसे ही रसगुल्ला जो है वो वेस्ट बंगाल उड़ीसा दोनों लड़ाई कर रहे हैं कि किसका है, तो उनको एक टैग दिया जाता है। जैसे बासमती चावल कहाँ का फेमस है, कुरुक्षेत्र का, तो कुरुक्षेत्र का बासमती चावल हो गया। तो इन सबको जीआई टैग दिया गया। और जैसे केसर हो गया जम्मू कश्मीर का, तो पश्मीना शाल हो गया जम्मू कश्मीर का, तो ये सबको जीआई टैग दिया गया। मतलब जम्मू कश्मीर जियोग्राफी हो गई, जगह हो गई, और टैगिंग कर दिया गया कि पश्मीना शाल वहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि अन्य जगहों पे नहीं हो सकता। रसगुल्ला तो दिल्ली में भी बिक रहा है, लेकिन वो रसगुल्ले का स्वाद जो पश्चिम बंगाल में, वो दिल्ली वाले में नहीं है। तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं। तो आईपीआर के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, पेटेंट, कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स। तो देखो कितनी जानकारी आपको हो रही। न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ा करो, उसमें ये सारी चीज़ें अक्सर ये वर्ड्स आएंगे ही। नेक्स्ट इज़ आईपीआर इन इंडिया। तो इंडिया में आईपीआर कैसा है। इन इंडिया द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, देखो पूरा इसको याद रखना, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स, ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, पीडीटीएम याद रखना, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, सीजी पीडीटीएम। टीएम तो आप जानते हो ट्रेडमार्क, पीडी मतलब पेटेंट डिज़ाइन, और सीजी मतलब कंट्रोलर जनरल। तो इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है। एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑल मैटर्स पर्टेनिंग ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस, ट्रेडमार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स। तो ये सीजी पीडीटीएम क्या होता है, ये पेटेंट्स, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क और जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स को एडमिनिस्ट्रेटर करता है, ठीक है, इन इंडिया में। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो इस पे काम करती है। द इंडियन पेटेंट ऑफिस फंक्शनिंग अंडर द कंट्रोलर जनरल इज़ आल्सो रिकग्नाइज्ड एज इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी एंड इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी रिकग्नाइज्ड एज preliminary examining authority under the PCT described under the section dealing with the patents। तो ये जो इंडियन पेटेंट ऑफिस है, ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर में ये काम करती है, ठीक है। द राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इज़ आल्सो एफिलिएटेड टू CGPDM। तो राजीव गांधी वाला ये इसके अंदर ही आता है। CGPDM इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब देखो किस तरह से जुड़ा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक है। कॉपीराइट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय कॉपीराइट ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। अब ये देखो पूछा जा सकता है कितना खूबसूरत इसमें में से निकल कर आया, देखो कंफ्यूज मत होना। ये जो CGPDTM है, ठीक है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंदर आता है CGPDTM, ठीक है, इसके अंदर आता है। और ये जो सारा रेगुलेशंस होता है, इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस वगैरह, ये इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी एंड इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अथॉरिटी, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। इंडिया के लेवल पे सबसे ऊपर आएगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उसके नीचे आएगा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिर उसके नीचे आएगा CGPDTM, ठीक है। ये हो गया इसका IPR वाला, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं, पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क, ये और 4 चीज़ें, GI टैग भी इसको बोलते हैं। तो ये 4 चीज़ें आ गई। अब जो कॉपीराइट है ये आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आता है, और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इसके अंदर आता है, ठीक है। और इसकी जो वेबसाइट है copyright.gov.in है, और इसका जो पेटेंट वाला जो है ये ipindia.nic.in है। तो पूछा भी जा सकता है क्या फ़र्क पड़ता है, याद ही IP इंडिया और copyright.gov, इस तरह से याद आप रख लेना। अब देखो जो इंटरनेशनल IPR है, अभी तक हम लोगों ने IPR पढ़ा, इंडियन IPR पढ़ा, अब इंटरनेशनल IPR हमें पढ़ना है। तो 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ, कुछ सेकेंड्स का ब्रेक। बॉटल कहाँ से, शायद मैं बॉटल लाना, 1 मिनट भाई, मैं बॉटल लाना भूल गया, इट्स ओके। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल IPR के बारे में हम लोग जाने। इसमें क्या है, सबसे पहले वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO इसको बोलते हैं। WIPO वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1967। 1967 में क्या हुआ था, कुछ ऐसी चीज़ें याद कर लो जिसकी वजह से ये हमें याद रहे डेट। तो 1967 में क्या हुआ था, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी, आई थिंक लाल बहादुर शास्त्री थे ना प्राइम मिनिस्टर, नो आई डोंट थिंक ही वाज, आई थिंक इंदिरा गांधी थी। तो 67 में क्या हुआ था, कुछ ऐसा, पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965, उसके 2 साल बाद 1967 आया। तो WIPO was established in 1967 to promote the protection of IP, intellectual property, throughout the world through cooperation among the states and in the collaboration with other international organizations। तो वही आया पूरे दुनिया के ये among states यहाँ पे जो बोल रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं उत्तर प्रदेश वगैरह, वही याद रखना इस चीज़ को। अच्छा वो मैंने बता दिया था, इन द कोलेब्रेशन विद द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन 1974 द WIPO बिकेम द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN एंड इज़ हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा। तो देखो 1967 में आया, नॉर्मल था, फिर उसके बाद 1974 में ये UN के अंदर आ गया, और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में है। WIPO इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग the development and harmonization of IP related legislation standards and procedures among the 186 member states and handles the administration of 26 international treaties. The 9 strategic goals of the WIPO were adopted by the members states in December 2009। तो ये जो बन गया 1967 में, पैदा हुआ 1967 में, इसका जो इसने फिर विवाह कर लिया यूनाइटेड नेशन के साथ, ठीक है, ये लिविंग में रहने लगा यूनाइटेड नेशन के साथ, और फिर इन्होंने एक अच्छा सा घर लिया जिनेवा में, ठीक है। फिर उसके बाद 2019 में 9 बच्चे इनके जो इनके गोल्स थे, अब इनकी भी ये लोग शादी कराना चाहते हैं। तो ये इनकी पूरी कहानी थी श्रीमान WIPO जी का। UN को हम लोग, चलो इन दोनों को ट्रांस में रख देते हैं। फिर
The 9 strategic goals of WIPO were adopted by the member states in December 2009. तो ये होगा ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। तो ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। IPR हो गया ना, IPR, तो ये हो गया IPR और ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, सिर्फ इतना ही याद करना होगा, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड IPR। 1994 ट्रिप्स एग्रीमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय WTO इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी विच हैज़ शेप्ड IPR लेजिस्लेशन। अब ये देखो, WIPO जो था वो UN के अंदर आ गया और ये जो ट्रिप्स है वो WTO के अंदर, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसके अंदर आता है। अब ये IPR के लेजिस्लेशन को शेप दे रहा है एंड एक्टिविटीज़ इन द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, तो ये इसमें उसके लेजिस्लेशन में हेल्प कर रहा है। इट सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर मेनी फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कॉपीराइट, तो ये स्टैंडर्ड्स बना रहा। ट्रिप्स एग्रीमेंट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल WTO मेंबर्स ऑफ विच इंडिया इज़ वन, इंडिया भी WTO का मेंबर है। The obligation under TRIPS apply equally to all member states. However, developing countries were allowed extra time to implement the application changes to their national law. तो इसमें जितने भी मेंबर्स WTO के अंदर हैं सब पर ये लागू होगा। और जो WIPO है वो 186 जो UN के मेंबर हैं, अभी तो बढ़ गए हैं, तो उन पे ये पूरा लागू होगा, ठीक है, और ये WTO वालों पर लागू होगा। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। The transition period expired in 2005 and India has amended the intellectual property laws to be the conformity with TRIPS regulation. तो इंडिया ने भी अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार बना दिया। इट रिक्वायर्स मेंबर्स countries to provide sanctions against copyright violations and specific information procedures, remedies and dispute resolution procedures। तो इसमें क्या होता है कि ये अगर कोई कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो फिर सारे कंट्रीज़ उसके खिलाफ कर सकते हैं। अभी इंडिया ने क्या हुआ था, कोई दवा था ऐसा, तो भारत सरकार ने क्या होता है कि मान लो किसी ने, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, किसी ने पेटेंट ले लिया किसी भी दवा पे ऊपर, ठीक है, और वो मान लो कैंसर की दवा है, अब भारत सरकार को किसी बीमार आदमी को ठीक करना है, तो क्या होता है कि भारत सरकार ज़बरदस्ती बिना उसके पेटेंट के मालिक से पूछे हुए मतलब दे सकती है ऑर्डर कंपनीज़ को कि तुम बनाओ इसका फार्मूला यूज़ करके, और उसके बाद जो पैसे हैं ना, क्योंकि उस बेचारे ने तो मेहनत किया है, जो ऑनर है पेटेंट का, उसको पैसे दे दिए जाते हैं कि भाई इतने पैसे लो, इतने फिक्स पैसे दे दिए जाते हैं। मतलब इतने पैसे नहीं दिए जाते जितना वो मांग करता है, बल्कि कुछ पैसे दिए जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग पैसे दिए जाते हैं। तो इस वजह से इंडिया पे कई बार केसेस इन लोगों ने ठोक दिया था। तो ये कॉपीराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है यार। कॉपीराइट क्या होता है? विद दिस जनरल बैकग्राउंड ऑफ IPR। अब देखो IPR के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया होगा, मतलब इतना आसान मैंने समझाया, मैंने पूरी कोशिश की है। मुझे लगता है कि आपको जस्ट रिवाइज करना होगा, बाकी पूरा ये आपके जीन में चला जाएगा। आने वाली पीढ़ियाँ और नस्लें IPR, पहला शब्द बोलेंगी IPR डॉक्टर भी पूछेगा व्हाट इज़ दिस IPR चलो, तो ये DNA तक पहुंच जाएगा। तो कॉपीराइट क्या है? विद दिस जनरल बैकग्राउंड ऑफ IPR वी विल लुक द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉपीराइट एंड वी केयर टू बी टेकन ऑफ LISP वाइस वर्सा। Copyright 2.1 What is copyright? What is copyright? Copy paste. So what is copy and related to rights? Rights मतलब होता है अधिकार। तो copyright is a right of use given by the law to the creators of literary, dramatic, musical and artistic works for the specified period of time। तो कॉपीराइट क्या होता है कि जो क्रिएटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कोई लिटरेचर से रिलेटेड कोई हो या ड्रामा से रिलेटेड, म्यूज़िक या आर्ट वर्क करने वाले जो क्रिएटर्स होते हैं, उन लोगों को कुछ निश्चित टाइम के लिए कुछ अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है।
ये सब का वर्णन जिस कानून में किया गया है उसको बोलते हैं कॉपीराइट, और उनको जो अधिकार दिए जाते हैं उसको बोलते हैं कॉपीराइट। इट ग्रांट्स द क्रिएटर ऑफ द ओरिजिनल वर्क द एक्सक्लूसिव राइट्स टू इट्स यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्रिएटर को ये अधिकार होता है कि वो अपने जो अपना प्रोडक्ट है उसका यूज़ करे और डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है, पूरी राइट होती है। इट आल्सो स्पेसिफाइज हु मे यूज़ और कॉपी सच वर्क्स एंड हाउ एंड व्हेन इट कैन बी डन। ये भी होता है कि उसका कौन कौन कॉपी कर सकता है कौन नहीं, सारा मालिक वही रहता है जो बनाने वाला होता है। इट प्रोटेक्ट्स द ऑथर्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ देयर वर्क्स, ठीक है, ये ऑथर्स को भी प्रोटेक्ट करता है कि वो लोग अपना वर्क अनऑथराइज्ड कैसे यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। वर्क हैज़ टू बी मोर देन एन आइडिया एंड मस्ट बी ओरिजिनल। तो जो काम उसमें हो ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी का कॉपी है। A slogan in the advertisement is entitled to copyright as a piece of music और piece of literature। इसीलिए हम लोग कई बार मेरे वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है, तो कई बार ऐसा मैं जब वीडियो बना रहा होता तो किसी ने बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजा दिया फालतू का, तो वो मेरे वीडियो में आ गया, तो यूट्यूब का लगेगा कि मैंने ही म्यूज़िक को लगाया है, तो वो तुरंत कॉपीराइट दे देगा तो बड़ा भयंकर है कॉपीराइट इशू। मेरा तो एक चैनल ही दब गया, मतलब बंद हो गया कॉपीराइट की वजह से। तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन कैन बी अप्लाइड, लेकिन अगर हम कॉपीराइट का नहीं करते हैं, सब कुछ ओरिजिनल होता है, तो फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं। कॉपीराइट प्रोटेक्शन कैन बी अप्लाइड टू लिटरेरी वर्क्स, म्यूजिकल वर्क्स, ड्रामेटिक वर्क्स, ग्राफिकल सच एज फोटोग्राफ्स एंड पेंटिंग्स। तो इन सब जगहों पे होती है। मोशन पिक्चर्स एंड ऑडियो विजुअल वर्क्स, टीवी प्रोग्राम्स, आर्किटेक्चुरल एंड अदर आर्टिफैक्ट्स, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस, साउंड रिकॉर्डिंग्स, इन सब चीज़ों पे कॉपीराइट मिलता है। तो देख लो, रट लो इस पे। कई बार ये पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर अगर किसी ने बनाया तो सॉफ्टवेयर पेटेंट में जाएगा कि कॉपीराइट में जाएगा, ट्रेडमार्क में जाएगा। तो इस पे तो इसको याद कर लेना आपको, लिटरेचर, म्यूज़िक, ड्रामा, ग्राफिक, मोशन पिक्चर, टीवी प्रोग्राम, आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस और साउंड रिकॉर्डिंग। सॉफ्टवेयर तो ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमें लगेगा कि पेटेंट में जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर कॉपीराइट 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 कॉपीराइट। क्योंकि सॉफ्टवेयर कैसे हमें याद करना, जो विंडोज़ होते हैं, विंडोज़ ज़्यादातर पायरेटेड होते हैं। पायरेटेड मतलब कॉपीराइट वाले, मतलब हम लोग पायरेटेड कर लेते हैं उसको। तो फिर वो जो ओरिजिनल विंडो होता है वो बहुत कम लोगों के पास होता है, वो पायरेटेड वाला होता है, तो उसमें कॉपीराइट का मामला हो सकता है। अब याद रहेगा मुझे लगता है। आइडियाज़ कैन नॉट बी कॉपीराइटेड, ओनली द एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया फिक्स्ड इन द टेंजिबल मीडियम कैन बी कॉपीराइट प्रोटेक्शन। तो वो कोई आइडिया है ना, वो कॉपीराइट नहीं होता कि मतलब किसी के पास कोई आइडिया, बट किस तरीके से उस आइडिया का यूज़ किया गया वो कॉपीराइट होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई, उस पर कॉपीराइट नहीं है। हाँ, कॉपीराइट है कि न्यूटन ने खोज किया, बट ऐसा नहीं है कि उस गुरुत्वाकर्षण का लॉ का यूज़ करके कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। That is, it can be written or printed or recorded on the CD or DVD or stored in the computer or hard disk. Copyright protection is automatic in that it comes into existence as soon as the work is created. तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन शुरू हो जाता है जैसे वर्क बना। इसमें कॉपीराइट वाला बहुत पंगा हो जाता है कि किसी ने कुछ बनाया और दूसरे ने कॉपीराइट का वो डाल दिया, फिर उसके बाद दोनों मामला जाता है कोर्ट में, फिर दोनों लड़ते हैं, फिर जो जीतता है उसी का नाम कॉपीराइट हो जाता है। टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद द कॉपीराइट होल्डर। देखो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है कॉपीराइट होल्डर्स के साथ, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के जो एग्ज़ाम्स हैं ना, उसमें यार टर्मिनोलॉजी बहुत पूछते हैं, बहुत टर्मिनोलॉजी। बड़े से बड़े एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो उसमें भी वही पूछते हैं, तो ये जान लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपीराइट होल्डर इज़ जनरली द क्रिएटर ऑफ द वर्क, ये सबको पता है। हाउएवर दिस वेरीज फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री। अब देखो जो ये बोल रहे हैं, जो कॉपीराइट होल्डर होता है मोस्टली जो उसने वर्क किया होता है, जिसने बनाया होता है वही होता है, और ये कंट्री पर निर्भर करता है। इन सम कंट्रीज व्हेन द वर्क इज़ क्रिएटेड विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट देन कॉपीराइट इज़ हेल्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर मान लो किसी कंपनी में कोई काम करता हो और वहाँ पे उस एम्प्लॉय ने कुछ नया बनाया, तो जिसने काम पर रखा है उसको कॉपीराइट का अधिकार मिलेगा, ना कि एम्प्लॉय पे।
It is not always so in civil law countries where the employee holds the copyright. In India, for works made in the course of the author's employment under a contract of service, the employer is the first owner of the copyright. अगर कहीं पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड कोई काम करता है तो उसने कुछ इन्वेंट किया है तो उसका पूरा कॉपीराइट का अधिकार एम्प्लॉयर होता है, ना कि एम्प्लॉई, ठीक है। जिसने हायर किया है वो उसको कॉपीराइट का अधिकार है इंडिया में। सम कंट्रीज रिकॉग्नाइज ओनली इंडिविजुअल्स वेयर एज सम रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो केवल इंडिविजुअल को बोलते हैं और कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। एंड कारपोरेट्स आल्सो द ऑथर्स। इन इंडिया ऑल गवर्नमेंट वर्क्स इज़ अंडर कॉपीराइट टू द गवर्नमेंट। जितने भी गवर्नमेंट वर्क्स होते हैं वो सारा गवर्नमेंट के अंदर कॉपीराइट होते हैं। इफ़ जॉइंट authorship exists, the authors of all joint work will be recognized as the co-owners of copyright in the works। तो co-owners भी हो सकते हैं। द कॉपीराइट सिंबल, ये सी जो होता है ना, सी के ऊपर जो गोला होता है इसको ही बोलते हैं कॉपीराइट सिंबल। इंट्रोड्यूस्ड इन 1952। सोचो हमारा देश का संविधान बना उसके 2 साल बाद ही क्या आ गया, कॉपीराइट का सिंबल आ गया, समझ गए। तो 2 साल याद रखना, पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसके 2 साल बाद क्या आया, बीपो। ये भारत का संविधान लागू हुआ उसके 2 साल बाद क्या है, कॉपीराइट सिंबल। ये दरअसल जस्ट याद करने के लिए है, याद हो जाए इसलिए। कुछ तरीके होते हैं ना याद करने के, ये ट्रिक्स हैं। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन के अंतर्गत ये लाया गया। यूनिवर्सल, ये यहाँ पे यूनिवर्सल की जगह इंटरनेशनल दे देगा कई बार, तो यूनिवर्सल याद रखो, ठीक है। यूनिवर्सल कॉपीराइट यूसीसी याद रखना। अकम्पनीड बाय द नेम ऑफ द कॉपीराइट ओनर एंड ईयर द फर्स्ट पब्लिकेशन गारंटेड प्रोटेक्शन। अभी भाई कॉपीराइट हम लोग पढ़ रहे थे, राइट, ये लेफ्ट कहाँ से आ गया, कॉपी लेफ्ट। फाइनली अ ब्रीफ मेंशन मस्ट बी मेड अ कॉपी लेफ्ट। कॉपी लेफ्ट इज ए जनरल मेथड फॉर द मेकिंग ए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर फ्री। तो कॉपी लेफ्ट मतलब एक जनरल मेथड होता है कि कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है उसको फ्री करने के लिए। इट रिक्वायर्स दैट यूजर हु हैज़ मॉडिफाइड और एक्सटेंडेड द सॉफ्टवेयर आल्सो मेक देयर कंट्रीब्यूशन फ्रीली अवेलेबल, ठीक है। तो कोई भी यूज़र अगर चाहे तो उस सॉफ्टवेयर में कोई मॉडिफिकेशन या चेंज कर सकता है। लाइक जो हम लोग अभी पिछला ही पढ़ रहे थे ना, कौन सा, हाँ, मैं एक लाइब्रेरी के बारे में पढ़ रहा था, आप भी उसके बारे में जानना। NIT सिलचर एशिया की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी में से एक है ये, ठीक है, शायद सबसे बड़ी ही है NIT सिलचर। तो NIT सिलचर जब मैं पढ़ रहा था तो उसने कोहा में कुछ मॉडिफिकेशन किया था, तो उसको एक बार देख लेना। तो इसी तरीके से वो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कॉपी लेफ्ट है, ठीक है, किसी प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को फ्री में अवेलेबल करना है। सोचो कॉपीराइट राइट यहाँ लेफ्ट आ गया। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज डेरिवेटिव वर्क। गला सूख के एकदम सूखा आटा हो गया। A derivative work is one that adopts or modifies the existing work। तो derivative work क्या होता है, one of that adopts or modifies the existing work। तो existing work को ही वो adopt कर रहा है या modify कर रहा है। For example, a movie based on the novel। एक नोवेल पे आधारित जो मूवी है, adoptions, translations etc, ठीक है। कोई एडॉप्शंस हो गया, कोई ट्रांसलेशन हो गया, तो मतलब ये काम पहले किया जा सका। नोवेल में तो उसने पूरी स्टोरी लिख दी, उस पर उन्होंने मूवी बना दी, तो कुछ नया नहीं किया उन्होंने, बस नोवेल के ऊपर उन्होंने मूवी बना दी। कोई अडॉप्ट कर लिया हम लोगों ने, कोई ट्रांसलेट कर दिया। अब मैंने मान लो कोई थीसिस लिखा, वो किसी ने ट्रांसलेट कर दिया, तो फिर वो ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं हुई, डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेट हो गया। कॉपीराइट में बी गिवन टू द वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल वर्क व्हिच हैज़ इट्स ओन कॉपीराइट। तो मुझे नहीं लगता डेरिवेटिव को मिलेगा, क्योंकि कॉपीराइट नोवेल वाले को मिलेगा, ना कि मूवी वाले को मिलना चाहिए कॉपीराइट वाला। लेकिन कॉपीराइट उसको भी मिलेगा क्योंकि उसने सीन्स, गाने, ये सारी चीज़ों पे मिलेगा, ना कि स्टोरी पे मिलेगा उसको। So that is they receive the same protection as the original work. Oh, that is they receive the same protection as the original work. Similarly, anthologies, collection of the work
also have their own copyright provided original as demonstrated in the arrangement of collection or in the selection of material। देखा, तो मतलब जो सेम है ना, सेम कॉपीराइट इन्हें भी मिल जाएगा, भले ही उन्होंने ट्रांसलेट किया, भले ही इन्होंने अडॉप्ट किया, भले ही इन्होंने मूवी बनाई, सेम कॉपीराइट इन्हें भी मिल जाएगा भाई। फॉर सच डेरिवेटिव वर्क्स प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड विदाउट प्रीजुडिस टू द कॉपीराइट ऑफ द ओरिजिनल। तो इन लोगों को भी भाई मिल जाता है कॉपीराइट। दिस मीन्स दैट ऑथर्स ऑफ द डेरिवेटिव वर्क्स हैज़ टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द डेरिवेटिव वर्क फ्रॉम द ओरिजिनल कॉपीराइट ओनर। तो इन लोगों को सबसे पहले जो ओरिजिनल कॉपीराइट ओनर है उससे परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ये लोग बना सकते हैं। तो ये कॉपी लेफ्ट हो गया, डेरिवेटिव वर्क हो गया। समझ रहे हो ना कितना मज़ेदार और घुमावदार चीज़ें हैं। आपको भी मज़ा आ रहा होगा मुझे लगता है। वीडियो लंबी हो रही है तो हो जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको जाना हो तो जाओ, पढ़ना हो तो पढ़ो, ऐसा मैं कह सकता था, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। लाइसेंस एंड असाइनमेंट्स, तो लाइसेंस और असाइनमेंट्स कौन कौन से इसमें आते हैं। When the work is licensed, the copyright holder authorizes other to engage in activities covered by the license। तो ठीक है, द वर्क इज, जब कॉपीराइट होल्डर होता है ना, वो कुछ लोगों को, जैसे मान लो किसी ने कुछ कॉपीराइट which specifies the purpose, duration, type, the format permitted and the intended audience except whether exclusive or not। तो कुछ लोगों को लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। एक तो कॉपीराइट होल्डर है वो, ठीक है, वो कुछ लोगों को लाइसेंस दे सकता है कि वो लोग उसका यूज़ कर सकें, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर आपने पैसे दिए और ख़रीद लिए, तो वो आपको परमिशन देता है जितना आपने पैसे दिए उतने महीने के लिए आप उस सॉफ्टवेयर के मालिक हो गए। इसका ये मतलब नहीं कि आप सॉफ्टवेयर का सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप मालिक हो गए तो उसको बेचना शुरू कर दिए खुद ही, तो ये नहीं होगा। तो ये लाइसेंस देना हो गया, ठीक है, लाइसेंस ख़रीदना हो गया। अब ये मैं जो बोल रहा था, ठीक है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग कैन बी ग्रांटेड फॉर वर्क विदहेल्ड फ्रॉम पब्लिक। इसी की मैं बात कर रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला था कि ये कोई बीमारी थी, उसकी जो दवा थी उसको कंपल्सरी लाइसेंसिंग दे दिया था। ये कंपल्सरी पेटेंट वाले में भी दिया जा सकता है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग। सो कॉपीराइट में भी आल्सो भी परमानेंटली ट्रांसफर टू अनदर पार्टी। तो कॉपीराइट का वो दिया जा सकता है ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। द ट्रांसफ़र में भी पार्शियल और फॉर ऑल यूजेस इनविसेज्ड। तो ये पार्शियल भी हो सकता है और पूरी तरीके से भी हो सकता है। फॉर द इंस्टेंस ऑफ द ऑथर में ट्रांसफ़र द राइट फॉर द बुक ही और सी हैज़ रिटन टू बी मेड इनटू ए प्ले। तो ये लोग अपना ऑनरशिप भी राइट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेपरेट परमिशन विल हैव टू बी ऑब्टेन फ्रॉम स्टेजिंग द प्ले। इफ़ अगर कोई प्ले मान लो किसी ने लिखा और उसको स्टेज पे लोग करना चाहते हैं, उसका कॉपीराइट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। इफ़ इट इज़ टू बी मेड इनटू मूवी और प्रोड्यूसर विल हैव टू ऑब्टेन परमिशन इंडिपेंडेंटली। अगर कोई मूवी वगैरह बना रहा है तो उनको भी अलग से परमिशन लेने की ज़रूरत है। सोचो, आज तक कॉपीराइट के बारे में इतना विस्तार से और अच्छे से पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए मैं इतना विस्तार से चीज़ों को बताता हूँ, इतना डीप में जा कर के, जिससे एक एक चीज़ आपका क्लियर हो जाए, खुल रहा हो दिमाग, हर पहलू को छूना है हमें। राइट्स एंड एक्सेप्शंस। टू टाइप्स ऑफ राइट्स आर स्पोकन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉपीराइट। दो तरह के राइट होते हैं कॉपीराइट की जब हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक राइट एंड सेकंड इज़ मोरल राइट। तो इकोनॉमिक राइट्स में क्या होता है, दो तरह के। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और दूसरा होता है नैतिक। तो आर्थिक अधिकार क्या होता है, आर द राइट टू कॉपी द वर्क। पहला राइट कि अगर कोई कॉपी करना चाहता हो उस वर्क का, विच इंक्लूड्स स्टोरिंग इट इलेक्ट्रिकली, द राइट इशू कॉपीज, रेंट, लेन टू परफॉर्म द डिस्प्ले और टू मेक एडॉप्शन ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क।
तो इकोनॉमिक राइट्स में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं कि अगर कोई उसको कॉपी करना चाहता है, स्टोर करना चाहता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली ही करना चाहता हो, इशू करना चाहता हो, रेंट पे लेना चाहता है, डिस्प्ले करना चाहता हो, या उसको ट्रांसलेट करना चाहता हो, या कुछ करना चाहता हो, तो ये इकोनॉमिक राइट के अंदर आता है। मोरल राइट्स के अंदर क्या आता है? मोरल राइट्स गिव्स टू द क्रिएटर ऑफ द वर्क द राइट टू बी आइडेंटिफाइड एज द क्रिएटर एंड द राइट टू बी प्रोहिबिट डिस्ट्रक्शन और द डिग्रेडेशन ऑफ द वर्क। तो मोरल राइट्स में क्या होता है कि ये जो पूरा राइट होता है, जो वर्क होता है, वो पूरा क्रिएटर का ही होता है, और उसमें उसको ख़राब करना या कुछ और करना, ये उसके लिए रोका जाता है लोगों को। ठीक है, पता चले गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ कहा ही ना हो, उसको मॉडिफाइड करके लोगों ने बोला ये कहा, तो ये सब अलाउड नहीं है। हालांकि मैंने ये जस्ट उदाहरण दिया है, ठीक है, लोग धड़ाधड़ गीता को इधर उधर करके चेंज किए ही जा रहे हैं। तो ये मोरल राइट्स उनको मिले, इकोनॉमिक और मोरल राइट्स। तो देखो ये भी आपको पता चल गया। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स, तो ये क्या है? इन्फ्रिंजमेंट, कुछ लोग पढ़ते हैं इन्फ्रिंजमेंट, कुछ लोग पढ़ते हैं इन्फ्रिंजमेंट, कुछ लोग इन्फ्रिंजमेंट, इस तरह से। दिस रिफर टू अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ वर्क्स विदाउट परमिशन ऑफ द कॉपीराइट होल्डर। तो अनऑथराइज्ड यूज़ हो, विदाउट परमिशन ऑफ कॉपीराइट, इलीगल यूज़ हो, ठीक है। तो यही यूट्यूब भी यही करता है। अगर कोई ऐसे बिना परमिशन का उसका गाना वगैरह यूज़ कर लेता, मूवी वगैरह के सीन, तो फिर वो स्ट्राइक मार देता है, यही कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर देता है। तो इन्फ्रिंजमेंट कुड आल्सो रिफर टू द वायलेशन ऑफ द मोरल राइट्स। ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट कैन बी डायरेक्ट व्हेन वन रिप्रोडक्ट्स वर्क विदाउट गेटिंग प्रायर परमिशन, और इट कैन बी इनडायरेक्ट। तो बिना किसी के परमिशन के आपने उसको यूज़ कर लिया। इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट अकर्स व्हेन वन एड्स इधर विटिंगली और इवन अनविटिंगली। तो इनडायरेक्ट भी होता है टू बी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्क विदाउट परमिशन। तो किसी के वर्क को विदाउट उसके परमिशन के आपने यूज़ कर लिया, तो ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आ जाए। प्लेजरिज्म भी होता है ना, प्लेजरिज्म हम लोग चेक करते हैं थीसिस वगैरह लिखने के बाद, तो प्लेजरिज्म भी इसी का पार्ट है। प्लेजरिज्म इज़ व्हेन वन पर्सन ऑफ अनदर वर्क्स एज द ओन विदाउट ड्यू एक्नॉलेजमेंट। तो इसीलिए हम लोग रेफरेंस वगैरह देते हैं कि भैया हमने नहीं लिया, हमने उनका यूज़ किया है। इन सच केसेस बोथ मोरल एज वेल एज इकोनॉमिक राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड अपॉन। तो ये दोनों राइट्स इन्फ्रिंज कर दिए जाते हैं। डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड बाय द कॉपीराइट ओनर फॉर इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट में आल्सो इंटेल पीनल सैंक्शंस अंडर कॉपीराइट लॉ। अब देखो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई ना कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने मेरा कॉपीराइट किया है, तो कॉपीराइट करने वाले का फर्ज बनेगा कि वो ये सिद्ध करे कि उसने कॉपीराइट नहीं किया है। ठीक है, अब ये उस सारा का सारा बर्डन उस पर पड़ जाएगा जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। तो ये बड़ी ख़तरनाक इन लोगों ने रूल बना दिया। तो रिलेटेड राइट्स और नेबरिंग राइट्स, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस? दीज आर द राइट्स ग्रांटेड टू प्रोटेक्ट पर्सन अदर देन ऑथर्स हु डिसमिनेट कॉपीराइटेड वर्क्स। तो ये दरअसल क्या हुआ कि एक केस हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट में वो शायद वो मामला गया था, जिसमें शायद लाइब्रेरी का दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रिंटिंग की दुकान खोलते थे। तो वो क्या करते थे, महंगी जितनी किताबें होती थी उसको प्रिंट करके फ़ोटोकॉपी करके वो बेच देते थे। तो उनके ऊपर एक केस हुआ था। तो ये इसके अंदर आता है, दीज आर द राइट्स ग्रांटेड टू प्रोटेक्ट पर्सन अदर देन ऑथर्स हु डिसमिनेट कॉपीराइटेड वर्क। They cover the rights of performers and broadcasters etc. who bring creative or organizational skill to original work। तो ये भी हो सकता है। रेंटल राइट्स एंड लेंडिंग राइट्स। तो रेंटल राइट्स कवर सिचुएशंस वेयर एज द वर्क माइट बी रेंटेड आउट ऑफ कमर्शियल पर्पस। तो कमर्शियल पर्पस के बाहर कुछ दिनों के लिए इसको रेंट के लिए भी दिया जा सकता है अपना। Lending rights refers to situations when the work is given for the use for the free. The practice of the libraries falls under the latter category. तो lending rights इसके अंदर आता है। There are statutory limitations on the rights mentioned above. Copyright status
of all countries recognize the right to make reproductions of the protected work for academic purpose। तो academic purpose के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको reproduce भी कर सकते हैं। An international yardstick has been provided in article 9(2) of बर्न कन्वेंशन। देखो बर्न कन्वेंशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, और इसका ये जो आर्टिकल 9(2) ये बहुत ज़्यादा कई बार पूछा जाता है। बर्न कन्वेंशन अगेंस्ट विच एक्सेप्शंस टू राइट्स कैन बी मेजर्ड, ठीक है, दिस इज़ रेफर टू एज द 3 स्टेप टेस्ट एक्सेप्शंस। तो 3 टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले मस्ट बी कन्फाइंड टू स्पेशल केसेस, शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट और नॉर्मल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्क, और तीसरा शुड नॉट प्रीजुडिस लेजिस्टिमेट इंटरेस्ट ऑफ द। ये 3 केसेस, 3 एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। इन तीनों के अलावा अगर कुछ होता है तो फिर उसको छोड़ा नहीं जाता है। तो एक कोई स्पेशल केस हो सकता है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो ऑथर के वर्क से, या कोई प्रेजुडिस ना हो, ये सारी चीज़ें। प्रोविजंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। तो अब देखो ये भी पूछा गया है, ठीक है, एग्ज़ाम्स में। द मराकेश ट्रीटी, देखो ये 2013 में आया, और ये एक बार देख लेना यार बर्न कन्वेंशन कब आई है, या कमेंट में एक बार लिख देना सर्च करके, क्योंकि अभी मैं सर्च नहीं कर सकता क्योंकि इसको एरोप्लेन मोड पे मैंने डाल रखा। देखो मराकेश ट्रीटी भी पूछा गया था, और इसने बहुत साफ से पूछा था, बहुत इम्पोर्टेंट है इसको पढ़ना। मराकेश ट्रीटी क्या है? ये बीपो के द्वारा लाया गया, बीपो यूएन के अंदर आता है, ये 2013 में आया। रिक्वायर्स द एडॉप्शन ऑफ कॉपीराइट एक्सेप्शन टू इम्प्रूव एक्सेस बाय प्रिंट डिसेबल पर्सन्स टू कॉपीराइट वर्क्स। तो जो लोग प्रिंट डिसेबल्ड लोग हैं उनके कॉपीराइट वर्क्स के लिए एक्सेप्शंस मांगा गया, ठीक है। इट अलाउ द वेवर्स ऑफ कॉपीराइट restrictions in order for the books to be available in formats such as braille, large print text and audio। तो ऐसे लोगों के लिए जो ब्रेल, लार्ज प्रिंट टेक्स्ट और ऑडियो बुक्स होती हैं, इन लोगों के लिए कॉपीराइट में एक्सेप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, वेवर किया गया है कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस में। तो ये मराकेश ट्रीटी हुआ था 2013 में, उसके अंदर हुआ। पब्लिक डोमेन में क्या है? पब्लिक डोमेन रिफर्स टू वर्क्स दैट आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जैसे गवर्नमेंट का जो डिसीजंस वगैरह होता है वो लोग पब्लिक डोमेन में कर देते हैं, तो वो कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं होता। इट कंप्राइजेज द बॉडी ऑफ, जैसे हमारा वो 2011 में जो हमारा जनगणना हुआ था, तो वो सारी चीज़ें, वो जनगणना उसको क्या बोलते हैं यार, पॉपुलेशन सर्वे क्या उसको बोलते हैं, वो आता है हर 10 साल के बाद करवाया जाए, जनगणना ही समझो। तो उसके अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में होती हैं। इट कंप्राइजेज द बॉडी ऑफ नॉलेज टू विच नो वन कैन बी एस्टेब्लिश्ड और मेंटेन प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट और द बॉडी ऑफ नॉलेज क्रिएटेड। तो कोई नहीं बोलता है कि यार ये यूज़ नहीं कर सकता, कोई भी उसको यूज़ कर सकता, ठीक है। कॉमन कल्चरल इंटेलेक्चुअल हेरिटेज टू बी एक्सप्लॉइटेड बाई एनीवन, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। द मीन्स दैट एनीवन में कॉपी, रीयूज, शेयर एंड क्रिएटेड वर्क्स, कुछ भी करो। पब्लिक डोमेन वर्क्स हैव बीन कलेक्टेड बाय द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन बी फाउंड ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट वगैरह पे होता है, कोई भी यूज़ कर सकता है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट पब्लिक डोमेन इमेजेस, द प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग कलेक्शन ऑफ पब्लिक डोमेन इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, द लिब्री बुक्स कलेक्शन ऑफ पब्लिक डोमेन ऑडियो बुक्स एंड प्रीलिंगर आर्काइव्स कलेक्शन ऑफ पब्लिक डोमेन फिल्म्स। तो ये सब चीज़ें लो यूज़ करो। अभी देखो कई वीडियोस होते हैं कॉपीराइट फ्रीज होते हैं, वो सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं जो अपने वीडियोस में जो म्यूज़िक लगाता हूँ, बजता है, कभी आपने ध्यान से सुना होगा, तो वो कॉपीराइट फ्री है, इसीलिए वो किसी भी वीडियो पे मेरे कॉपीराइट नहीं आता है। अन्य कई बार जब मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, दूसरे ऑडियोज़ लगाता हूँ, हालांकि उसी चैनल, उसी वेबसाइट से लेता हूँ कॉपीराइट फ्री, फिर उस पर आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ फ्री पब्लिक डोमेन्स में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ख़त्म हो जाएगा। चलो अगला है आर्फन वर्क्स। आर्फन वर्क्स से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है और मेरा गला सूख चुका है।
सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.